जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण एवं शोषण प्रक्रमों के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन की विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछले कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आप विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौट और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसा कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। यह है पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। सारणी 9.1 क्रम संख्या जंतु संतति या बच्चे। मनुष्य के शिशु, बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए, तितली के लिए, मुर्गा या कुक्कुट के लिए, गाय के लिए, बछड़ा, मेढक के लिए मेढक का बच्चा बनता है। लैंगिक जनन। क्लास 7th में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्यों के जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। जनन प्रक्रम का अध्ययन। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा विषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिशन लिंग होते हैं। चित्र 9.1 में विषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। विषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग का एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघट पाए जाते हैं। ये शुक्राणु नलिका, शिशन और ये नीचे विषण दिखा रखा है। मानव में नर जननांग दिखाया गया है। ये मध्य भाग सिर और मध्य भाग बीच में और पूंछ नीचे होती है। ये मानव शुक्राणु। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होती है। चित्र 9.3 अंडाशय, ये अंडवाहिनी, ये गर्भाशय, अंडाशय। मानव में मादा जननांग दिखाया गया है चित्र में। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। चित्र 9.4 मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ये केंद्रक है। मानव अंडाणु
बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसा कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसा कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा विशाल होता है। निषेचन जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन चित्र 9.5 निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र 9.6 में दिखाया गया है। ये अंडाणु शुक्राणु पर अंडाणु आकर गिरते हैं, निषेचन होती है और संलयित केंद्रक बीच में बनते हैं युग्मनज। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए विष्ट का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नए संतानती में यानी संतान में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसे स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सा ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विटो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु की परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। क्रियाकलाप 9.1 वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा ट्रोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर और मादा नर तथा में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। चित्र 9.7 में ये मेढक के अंडे दिखाए गए हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडक कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल 1 अंडा ही देती है? यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित
अनावरित होते रहते हैं। तालाबों में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं तथा अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। गर्भाशय, अंडाशय, रोपित भ्रूण, अंडोत्सर्ग और इधर युग्मनज। ए वाले चित्र में युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। बी वाले में कोशिका का पिंड आकर्षित, ये बी वाले में कोशिका का पिंड यानी आवर्धित। सी वाले में गर्भाशय भित्ति विकास भ्रूण होता है तथा भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित होता है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भ्रूण में परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। चित्र 9.8 युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। चित्र 9.8 में तत्पश्चात कोशिकाओं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। चित्र 9.8 सी गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शायर ये चित्र में पहले बता चुके हैं, सिर इत्यादि विकसित हो। शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। गर्भाशय में बच्चे की। चित्र 9.9 गर्भाशय में भ्रूण। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बने जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है और बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टोडपोल तैरते हुए देखा होगा। जरायुज और अंडप्रोजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2 मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवा अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडे का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडप्रज्वक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क।
नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा इल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। चित्र 9.10 मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं चरणों का परीक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टोडपोल, लार्वा, वयस्क। क्या टोडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टोडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम की कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर भी टोडपोल अथवा इल्ली के बाद में क्या होता है? टोडपोल और इल्ली के बाद में एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टोडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टोडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शरीर अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। ये मेढक वयस्क से अंडे देता है। अंडे से आरंभिक टोडपोल होते हैं। टोडपोल से बाद का टोडपोल बनता है, जो मेढक का जीवन चक्र दिखाता है। बाद में पूंछ भी गायब हो जाती है। क्रियाकलाप 9.3 हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए। हाइड्रा में मुकुलन। ये हाइड्रा बनता है। हाइड्रा से धीरे धीरे टूट के दूसरा निकल जाता है। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभर दिखाई दे सकता है। यह उभर विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की देती है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिका होता है। चित्र 9.12 ए इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजित से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। चित्र 9.12 बी इसके बाद कोशिका भी 2 भागों यानी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। चित्र 9.12 सी परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। चित्र 9.12 डी इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतातित या संतान उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतातित यानी संतान जीवों में बदल जाते हैं। पहली ये अमीबा की चित्र पहले वाले में विभाजित, बी वाले में दो खंड बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टूट जाते हैं। टूटने के बाद यह संताति मतलब अलग संतान बन जाते हैं। अमीबा में द्विखंडन होता है, चित्र 9.12 में दिखाया गया है। डाली की कहानी रूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की
प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विलमंट और उनके सहयोगी ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डाली रखा गया। चित्र 9.13 डाली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। फिन डारसेट भेड़ है। फिर से काकटिस ब्लैक फेस यू वाली भेड़ फिर से डाली नई विकसित हो गई। डाली की क्लोनिंग करते समय पिन डारसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। चित्र 9.13 उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंडा कोशिका भी एकत्र की गई। चित्र 9.13 भी अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डारसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंडा कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडा कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डाली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डाली को जन्म दिया था, परंतु डाली फिन डारसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डाली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डाली एक फिन डारसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोगों के कारण 14 फरवरी 2003 को डाली की मृत्यु हो गई। डाली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। प्रमुख शब्द लैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, अंड प्रजनक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु जरायुज जंतु, युग्मनज। आपने क्या सीखा? जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, यह है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। नर युग्म मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडा वाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है। नर के जननांग है विसरण, शुक्राणु नली एवं सीसन। अंडाशय मृदा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसके अंडाणु अथवा अंडाकोश कहते हैं। विसरण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजक होते हैं तथा भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायु जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजनक जंतु कहलाते हैं। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीवों का विकास होता है। इसी प्रकार अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतान उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन कहते हैं। अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। एक कुक्कुट फार्म का भ्रमण कीजिए।
फार्म के प्रबंधन के साथ चर्चा करके निम्न के उत्तर जानने का प्रयास की। कुक्कुट फार्म में लेयर्स एवं बायलर्स क्या हैं? क्या मुर्गी अनिषेचित अंडे देती है? क्या आप निषेचित एवं अनिषेचित अंडे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? दुकानों पर मिलने वाले अंडे निषेचित अथवा अनिषेचित? क्या आप अनिषेचित अंडे खा सकते हैं? क्या निषेचित अंडे एवं अनिषेचित अंडों की पोषकता में कोई अंतर होता है? जीवित हाइड्रा का स्वयं अध्ययन कीजिए एवं निम्न क्रियाकलापों द्वारा पता लगाइए कि वह किस प्रकार जनन करता है। ग्रीष्म ऋतु में तालाब अथवा पोखरों में जलीय खरपतवारों के साथ कुछ जल एकत्र कीजिए, इसे एक कांच के बर्तन जार में रखिए। 1 या 2 दिन में आपको जार की आंतरिक दीवार पर कुछ हाइड्रा चिपके दिखाई दे सकते हैं। हाइड्रा जेली की तरह पारदर्शक होता है जिसके कुछ स्पर्शक होते हैं। यह अपने शरीर के आधार पर जार पर चिपक जाते हैं। यदि जार को हिलाया जाए तो हाइड्रा फौरन ही संकुचित होकर छोटा हो जाता है तथा साथ ही साथ अपने स्पर्शक भी अंदर खींच लेता है। अब कुछ हाइड्रा जार से बाहर निकलकर एक वॉच ग्लास में रखिए। आवर्धक लेंस या दूरबीन अथवा डिस्टेंसिंग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके शरीर में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण को नोट कर लीजिए। जो अंडे हमें बाजार में खरीदते हैं वे सामान्यतः अनिषेचित होते हैं। यदि आप एक चूजे के भ्रूण का विकास देखना चाहते हैं तो कुक्कुट फार्म या स्पर्शशाला में निषेचित अंडे ले जो 36 घंटे या उससे अधिक उष्मायान किए गए हों। आपको योक में श्वेत बिंदु जैसी संरचनाएं दिखाई देगी। यह विकसित भ्रूण है। यदि हृदय एवं रक्त वाहिनियां विकसित हो तो रक्त बिंदु दिखाई देगा। किसी चिकित्सक डॉक्टर से चर्चा कर जानने का प्रयास कीजिए कि जुड़वा कैसे पैदा होते हैं। आपने आसपास अथवा मित्रों से कोई जुड़वा ढूंढिए, पता लगाइए कि वो भिन्न यमज सर्वसम जुड़वा है अथवा असर्म यमज। यह भी पता लगाइए कि अभिन्न यमज सदैव एक ही लिंग के क्यों होते हैं। जंतुओं के जनन के संबंध में अधिक जानकारी या सूचना के लिए आप निम्नलिखित वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं। www.saburn सबूरन चील कॉम पे, www.टीन शील्ड ऑर्गेनाइजेशन टीन सेक्सुअल हेल्थ पे या हेल्थ हाउस स्ट्रफ वर्क्स कॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन HTTP पे कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों के छत्तों में रुचिकर संगठन देखा गया जो कई हजारों मच्छिकाओं की कॉलोनी है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। यह मच्छिका रानी कहलाती है। अन्य सभी मादा मच्छिका कर्मी मच्छिका होती हैं। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मच्छिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना है जिससे वो अंडे दे सके। एक रानी मच्छिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि अनिषेचित अंडों से नर बनते हैं जो ड्रोन पुरुष मच्छिका कहलाते हैं। इन कर्मी मच्छिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मयन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें।